नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम मैराथन इकोनॉमिक्स की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझते हैं ताकि एग्जाम्स में हमें हेल्प मिल सके और उन कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझने में हमें हेल्प मिल सके। देखिए, बाजार में जब आप जाते होंगे, आपको मैगी चाहिए, आपको टाटा सॉल्ट चाहिए, आपको एवरेडी की बैटरी चाहिए, कैनन का कैमरा चाहिए या कोई और ब्रांडेड चीज चाहिए, आपको लगभग हिंदुस्तान में हर जगह मिल जाएगी। कुरकुरे का पैकेट चाहिए या कोई और स्नैक, हल्दीराम की स्नैक चाहिए, हर जगह मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? आपने कभी सोचा है कि इनके जो प्रोड्यूसर्स हैं कैसे पता लगाते हैं कि कहाँ, किस इलाके में, किस कस्बे में, किस शहर में इनकी कितनी डिमांड होगी? देखिए, इसको करने के लिए वो एक टूल का यूज करते हैं, एक मेथड का यूज करते हैं जिसको हम डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मांग का पूर्वानुमान। यानी मांग को गैस करना, एस्टिमेट करना या कैलकुलेट करना। यानी कि जो कल होने वाला है या जो अगले महीने या अगले साल डिमांड होने वाली है मार्केट में, उसको एस्टिमेट करना, उसका आंकलन करना। वो कैसे करते हैं हम इस डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग इसका मतलब है पूर्वानुमान। पूर्वानुमान आप समझिए कि जैसे वेदर फोरकास्ट होता है। वेदर फोरकास्ट में हम क्या जानते हैं कि आने वाले दिनों में या कल आने वाले समय में 2-4 घंटे के बाद मौसम कैसा होने वाला है। यानी कि हम पहले ही उसे प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं किसी मेथड से या पास डेटा से, जो हमारे पास पहले उन हवा के दबाव से, प्रेशर से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो बारिश आएगी, ओले पड़ेंगे, धूप निकलेगी या क्लाउडी वेदर होगा, हम जान सकते हैं। इसी तरह हम पुराने डेटा से जो बाजार में रहा होगा, पहली डिमांड किसी कमोडिटी के लिए रहती है, बाजार में लोग कैसा व्यवहार करते हैं, पैसा किस तरह खर्च करते हैं जब इनकम बढ़ती है या कोई और घटना घटित होती है आपकी अर्थव्यवस्था में, उसके हिसाब से वो कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए, बाजार किससे बनता है? कंज्यूमर्स से बनता है। अगर बाजार में जाकर लोग खरीदारी नहीं करेंगे तो कोई प्रोड्यूसर अपना माल नहीं बनाने वाला। एक बिजनेसमैन के लिए समझना बहुत जरूरी है और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए भी समझना बहुत जरूरी है कि बाजार में चीजें आती क्यों हैं, कहां से आती हैं, उनको लोग क्या सोचकर बाजार में बेचते हैं, ये सब आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो डिमांड फोरकास्टिंग टॉपिक है आपको ये सब समझने में हेल्प करने वाला है। राइट, देन इसका मैंने बताया गैस करना, कैलकुलेट करना, अनुमान लगाना, आंकलन करना, इसके सारे मीनिंग्स हैं। अब देखिए, इसका मीनिंग हम ढंग से देख लेते हैं। इट्स आर्ट एंड साइंस। आर्ट यानी कला और साइंस यानी विज्ञान। अब ये दोनों ही है। कैसे है? आर्ट ये एक ऐसी कला है जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट का आने वाले समय में कितनी डिमांड होगी। ठीक है, अब आप कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज जैसे मारुति कार्स है हमारी, तो पूरे हिंदुस्तान में उनके बहुत सारे शोरूम्स हैं। आप जहां जाएंगे, मारुति सुजुकी ऑल्टो नॉर्मली आपको मिल जाएगी और बहुत मुश्किल है कि वो वेटिंग में जाए। वेटिंग यानी कि आपने आज ऑर्डर दिया या इस महीने ऑर्डर दिया तो आपको 1-2 महीने का वेट करना पड़े, क्योंकि जब सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो चीजें वेटिंग में चली जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, आप दुकान पे गए, टाटा सॉल्ट का पैकेट मांगा, मिल गया आपको। मैगी मांगी, मैगी मिल गई। नेस्कैफे मांगी, नेस्कैफे मिल गई। कैसे मिल जाती है? नेस्कैफे वाले को कैसे पता चलता है? तो वो एक कला है, यानी कि वो अनुमान लगा लेते हैं, अंदाजन कि ऐसा होने वाला है। देखिए, आपकी कॉलेज में जो कैंटीन होती है या स्कूल में जो कैंटीन होती है, उसमें बर्गर्स नॉर्मली कम नहीं पड़ते। क्यों? अगर 1000 बच्चे हैं और पुराना डेटा ये दर्शाता है। देखिए, डेटा का हवाला देते हुए मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जब आपकी कैंटीन में बर्गर्स या पैटीज या बिस्किट के पैकेट्स आते हैं तो देखा जाता है कि बर्गर्स कितने खाए गए आज, या पैटीज कितनी गई, या कुरकुरे के पैकेट या जो भी आप खरीदते हैं वहां पे, कि कॉफी कितनी पी गई कॉलेज में। तो जो बच्चे हैं उनके हिसाब से देखा जाता है कितनी परसेंटेज बच्चे कॉफी मांगते हैं, कितनी परसेंटेज बच्चे चाय मांगते हैं, कितनी परसेंटेज या कितने लोग आपके कोक मांगते हैं। तो वो देखते हैं, उसका डेटा कलेक्शन होता है, लॉग रजिस्टर होता है उसका, और वो लोग कैंटीन वाले जो कैंटीन मेंटेन करते हैं वो सब कुछ मेंटेन करते हैं कि इतने दिनों में इतना हमारी खपत हुई है या इतना ज्यादा इसकी डिमांड आई है बच्चों के थ्रू। तो बच्चे जो भी मांगे, मिंट मांगे, टॉफी मांगे, चॉकलेट मांगे, हर चीज वहां पे अवेलेबल होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चों का टेस्ट कैसा है। इसका मतलब क्या है? वो रफली कुछ स्टडी करते हैं, तो इसी को डिमांड फोरकास्टिंग कहते हैं, रफ मैनर में। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ये कराती हैं और उनके टूल्स थोड़े अलग होते हैं। ठीक है, करते सभी हैं इस चीज को, लेकिन ये साइंस है, विज्ञान। विज्ञान क्यों है? मैंने बताया ना कि अगर कैंटीन में लोग खा रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, कुछ भी चीजें डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं उनकी, तो वो डेटा मेंटेन किया जाता है। तो जो डेटा, जो पास डेटा है हमारा, साल का, 2 साल का, 2 महीने का, ठीक है, या पुराना कैंटीन वाला जो था उससे पूछ रहे थे, भैया कितना बच्चे यहाँ पे किस तरह का
चीजें मांगते हैं, तो वो पूछ सकता है। तो साइंस है, पुराने डेटा को देखकर हम डेटा के बेसिस पर अपने आगे बढ़ते हैं या हमारी सप्लाई करते हैं वहां पे। तो ये क्या है, ये तो मैंने कैंटीन का एग्जाम्पल लिया, लेकिन कैंटीन क्या रिटेलर है, वो होलसेलर नहीं है, वो प्रोड्यूसर नहीं है। लेकिन जहां प्रोडक्शन होता है वहां ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मार्केट में आपकी चीजें हमेशा अवेलेबल रहें। देखिए, बिजनेस किस लिए किया जाता है? बिजनेस बेसिकली किया जाता है आपका मुनाफा कमाने के लिए। और अगर मुनाफा आपको कमाना है तो हमेशा एक बिजनेसमैन को ध्यान रखना पड़ता है कि कहां कितनी चीज मेरी मार्केट में डिमांड में है। अगर उसे इस चीज का अंदाजा नहीं है ना, बिलीव मी, वो कभी अपनी सेल्स नहीं बढ़ा सकता, ना ही प्रॉफिट कमा सकता। क्यों? उसको पता ही नहीं कि मार्केट में उसकी चीज की डिमांड है। ठीक है, तो उसके लिए उसे डेटा कलेक्शन करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, यहाँ तक कि सर्वेज होते हैं। आप कभी गए होंगे तो आपको किसी मॉल में कहीं भी आपको सर्वे करने सर्वे के लिए कोई बंदे दिख गए होंगे तो वो डेटा कलेक्ट करते हुए दिखते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनीज इसके लिए अलग डिपार्टमेंट रखती है, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, जो सर्वे करता है प्रोडक्ट का या उसकी ऑथेंटिसिटी का, या कभी कभी जैसे डिमांड कम हो गई मार्केट में किसी चीज की, उसके लिए भी सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स नॉर्मली इसको ज्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें देखना पड़ता है कि कहाँ उनकी वस्तु की डिमांड ज्यादा है, मांग ज्यादा है, किस कस्बे में, किस इलाके में। तो हर जगह से, हर दुकान से जितनी खपत होती है सबका डेटा कंपनीज के पास जाता है, बिलीव मी। ओके, देन ऑफ प्रिडिक्टिंग यानी पहले से पता करना, उसका अनुमान लगाना, डिमांड फॉर अ गिवन प्रोडक्ट और सर्विस। अब प्रोड्यूसर्स क्या, प्रोडक्ट यानी गुड्स, वस्तुएं बनाते हैं, सर्विस यानी कोई सेवा देना। सेवा यानी जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहां पे लोग टीचिंग के लिए जाते हैं, होम ट्यूशंस के लिए जाते हैं, या पार्लर सर्विसेज है, या क्लीनिंग सर्विस है, होम क्लीनिंग सर्विसेज हैं, तो वो सर्विसेज में आ गई। ये डॉक्टर्स की सर्विसेज है, लॉयर्स की, टीचर्स की, सब सर्विसेज होती हैं। गुड्स क्या, वस्तुएं, कुछ भी, कैमरा है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, माउस है, सूटकेस है, एवरीथिंग इज आपकी वस्तु होती है, यानी कमोडिटी होती है। फॉर सम फ्यूचर टाइम, आने वाले समय के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एंड द पास्ट डेटा। मैंने अभी बताया आपको, आज का डेटा पहले पिछले साल में, 2 साल में, 2-4 महीने में, जो भी आप टाइम पीरियड लेंगे उसका डेटा आप कलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स। पहले ही हमने बताया कि कस्टमर्स ही डिसाइड करते हैं कि डिमांड कितनी होगी, जितनी उनकी इनकम उतनी ज्यादा उनकी डिमांड, और किस वस्तु की डिमांड होगी वो आपकी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो कस्टमर्स की डिमांड मैटर करती है, यानी उपभोक्ता जो खरीदारी करते हैं मार्केट में या वस्तु का कंजम्पशन करते हैं, उपभोग करते हैं। एंड द मार्केट डायनामिक्स, मार्केट डायनामिक्स बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। देखिए आपका, जैसे कि आपका बहुत सारे फैक्टर्स जो हम डिस्कस करेंगे, मार्केट डायनामिक्स यानी बाजार में जो उथल पुथल होती है, रोजमर्रा के चेंजेस होते हैं। कभी जैसे कि वस्तु कम है तो प्राइस एकदम बढ़ गई किसी चीज के, जैसे मंडी में जाइए आप, अगर किसी समय आलू कम आए हैं मंडी में तो एकदम महंगा हो जाएगा आलू, या कहीं पे बाढ़ आ गई, सब्जी नहीं आ पा रही तो महंगा हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया में कांवड़ यात्रा निकलती है, 10-15 दिन नॉर्मली जो सड़कें बंद रहती हैं तो सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी हो जाती हैं। जैसे रमजान के महीने में सब्जी बहुत महंगी हो जाती है, नवरात्रों में सब्जियां महंगी हो जाती हैं, क्योंकि उस समय डिमांड बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाती है। तो मार्केट डायनामिक्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं। अच्छा, व्हाई एस्टिमेट डिमांड, हमें डिमांड पे एस्टिमेट क्यों करना? वैसे आंसर आपको मिल गया होगा, लेकिन फिर भी बताऊं, एक बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, अपने प्रोडक्शन को कैरी ऑन करने के लिए, अपने बिजनेस को ढंग से चलाने के लिए आपको पता ही होना चाहिए कि मार्केट में आपकी वस्तु की डिमांड कितनी है, मांग कितनी है। वरना क्या होगा कि आपको पता ही नहीं है आपकी वस्तु की बाजार में मांग है और आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे। देखिए, अगर प्रोड्यूस ज्यादा कर दिया तो भी नुकसान है और कम करा तो भी नुकसान है। मैं बताती हूँ कैसे। एग्जाम्पल लीजिए, हमारे मारुति सुजुकी कार का एग्जाम्पल लेते हैं। मारुति ऑल्टो का, अगर मारुति ऑल्टो की डिमांड बाजार में सपोज पूरे इंडिया में सपोज 1 लाख कार्स की है 2023 में, सपोज इस साल में, ठीक है। अब मारुति सुजुकी वालों को सपोज पता नहीं, हालांकि ये मुमकिन नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं उन्हें पता नहीं है, और उन्होंने अपने अंदाज से ऐसे ही कि भाई इतनी नहीं बिकेंगी, उन्होंने 50,000 कार, 50K कार अपना प्रोड्यूस कर ली। अब क्या है, डिमांड कितनी है, 1 लाख है, किसी वजह से डिमांड 1 लाख है, ठीक है। लोगों की सैलरी बढ़ गई, उनकी इनकम बढ़ गई, या मारुति सुजुकी ऑल्टो ने पसंद आने लग गई कि गली मोहल्ले कूचे कहीं से भी कार गुजर सकती है, ठीक है। अब इसकी डिमांड कितनी, अब इसकी इन्होंने प्रोडक्शन कितना किया, 50,000 कार,
और डिमांड कितनी, 1 लाख कार की। अब क्या हुआ है, कब प्रोडक्शन किया है तो इन्हें नुकसान हुआ, क्योंकि ये चाहते अगर प्रोड्यूस कर लेते, अगर डिमांड फोरकास्टिंग का सहारा ले लेते तो इन्हें ये 50,000 कार और बेच लेते, अपना एक्सपेंशन कर पाते और प्रोडक्शन बढ़ा सकते थे और मुनाफा कमा सकते थे। अब ये नुकसान हुआ। अगर उन्होंने डिमांड फोरकास्टिंग का सहारा नहीं लिया है और उन्होंने 1 लाख की डिमांड थी लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, सपोज अब इन्होंने 1.5 लाख कार प्रोड्यूस कर दी, अगर पर डिमांड तो 1 लाख की थी, डिमांड फोरकास्टिंग अगर यूज करते तो मार्केट में डिमांड इतनी ही थी, लेकिन इन्होंने 50,000 कार और प्रोड्यूस कर दी, तो क्या हुआ, अब वो इन्वेंट्री में चली गई, स्टॉक में चली गई, क्योंकि बिकेंगी ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि एक बिजनेसमैन को हमेशा बाजार पे पैनी नजर रखनी होती है और उसे देखना होता है कि उसकी असल में डिमांड कितनी है, उसी हिसाब से आसपास वो प्रोड्यूस कर लेता है थोड़ा सा फालतू। जैसे सपोज 1 लाख की डिमांड उसकी डिमांड फोरकास्टिंग के थ्रू आई तो 1,10,000 कारें बना ले तो उसका बढ़िया है। 110,000 कार्स उसे बना लेनी चाहिए कि 10,000, चलो अगर डिमांड फोरकास्टिंग आगे पीछे भी है तो भी कुछ काम चल जाएगी, हमारा अंदाजा है। बाकी डिमांड फोरकास्टिंग जो कंपनीज हैं वो एग्जैक्टली बहुत अच्छी तरह करती हैं, देखती हैं कि क्या फैक्टर्स है जो उथल पुथल होने वाली है 2023 में, उस हिसाब से अपनी अपनी डिमांड फोरकास्टिंग हर कंपनी करने वाली है। ओके, अब ये हो गया, यानी कि सप्लाई को डिमांड के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए आपको डिमांड फोरकास्टिंग जरूरी होती है कंपनीज को करनी। दैन फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से फैक्टर्स नॉर्मली देखे जाते हैं जो इफेक्ट करते हैं आपकी डिमांड को, जैसे पे कमीशन, जो गवर्नमेंट पे कमीशन देता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, जैसे 6 पे कमीशन ने लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ा दी, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन्होंने बहुत ज्यादा खरीदारी करनी शुरू कर दी। तो पे कमीशन यानी कि जब इनकम लेवल बढ़ते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी बढ़ जाती है तो इस वजह से मांग भी बढ़ती है बाजार में। या फिर प्राइवेट सेक्टर में भी जब लोगों की सैलरीज या वेजेस बढ़ते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। मैरिज सीजन, अब मैरिज सीजन इंडिया में बहुत ज्यादा, देखिए मैरिज का तो इंडिया में ये है कि किसी भी धर्म या जाति की मैरिज हो, यहाँ पे इंडियन मैरिज मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पे पार्टी बहुत ज्यादा होती है, हजारों लोग आते हैं वहाँ पे, या 100, 200, 300 तो नॉर्मल हर किसी की शादी में आते ही हैं। तो उस समय क्या होता है, अचानक से केटरर्स की डिमांड बढ़ जाती है, ज्वेलर्स की डिमांड बढ़ जाती है, बैंकेट हॉल्स की डिमांड बढ़ जाती है, फ्लावर्स की, आपके फ्लोरिस्ट जो होते हैं, व्हीकल्स की, क्लोथ्स की, हर तरह ज्वेलरी, हर चीज की डिमांड बढ़ जाती है, बैग्स की, एसेसरीज की, सबकी। अचानक से डिमांड में बहुत ज्यादा उछाल आता है इंडिया में। मैरिज सीजन जैसे कि आपके नवंबर के बाद शुरू हो गया, फिर आपके गर्मियों में भी होता है, तो यहाँ मैरिज सीजन बहुत ज्यादा डिमांड को इफेक्ट करता है इंडिया में। व्हीकल्स वगैरह की सबकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली क्या है, गर्ल्स को गिफ्ट दिए जाते हैं शादी में, या जिसे हम दहेज कहना तो आजकल गलत है, लेकिन गर्ल्स अपने आप भी, जैसे आजकल दोनों हस्बैंड वाइफ अगर अर्न करते हैं तो वो अपने लिए भी शादी के टाइम पे फ्लैट खरीद लेते हैं, कुछ लोग नई कार खरीदते हैं, ज्वेलरी वगैरह अपने आप भी खरीदते हैं, तो क्योंकि खुशी का मौका है। देन पैंडेमिक, पैंडेमिक अब तक का सबसे बड़ा फैक्टर रहा था जो एक डिमांड को उछाल लाया। डिमांड कैसे, और कुछ सिलेक्टिव चीजों की ज्यादा उछाल आई, जैसे सैनिटाइजर्स है, मास्क हैं, जो पहले ज्यादा यूज में नहीं आते थे, जैसे डेटॉल का ही सैनिटाइजर अवेलेबल है, उसके बाद पैंडेमिक से पहले, उसके बाद पता नहीं कितनी कंपनीज ने सैनिटाइजर्स बनाने शुरू कर दिए थे, राइट। उसके बाद आरबीआई रेपो रेट्स। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो रेट होता है आरबीआई जो लेवी करती है, जैसे किसी कमर्शियल बैंक को लोन लेना है। अब हम तो कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक से, जो भी बैंक्स हैं हमारे, हमें लोन चाहिए, हमने एसबीआई से लोन की एप्लीकेशन दे दी, पीएनबी से दे दी, या एक्सिस बैंक से हमने लोन लेने की कोशिश की, पर्सनल लोन्स वगैरह। लेकिन ये बैंक्स को तो पैसे की कमी होती है, बैंक्स कहाँ से लोन लेते हैं, ये आरबीआई से लेते हैं, और आरबीआई इन पे इंटरेस्ट चार्ज करता है। आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसी को रेपो रेट कहा जाता है। यानी कि बैंक क्या करती है, जब आरबीआई से लोन लेते हैं, जैसे हमें लोन लेने पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, ऐसे ही कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई से लोन लेने पर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। अब रेपो रेट बढ़ने की वजह से आपका क्या होता है, पर्सनल लोन्स महंगे हो जाते हैं, ईएमआईज महंगे हो जाते हैं, राइट। अभी रेपो रेट थोड़ा आपका बढ़ा दिया गया है, इसकी वजह से क्या होगा, दिसंबर 2022 में रेपो रेट आरबीआई का बढ़ा दिया गया है, इसकी वजह से आपके बैंक लोन्स महंगे होने वाले हैं 2023 में। इसकी वजह से बैंक लोन जब महंगे होंगे, लोगों की ईएमआई महंगी हो जाएगी,
स्टूडेंट लोन महंगे हो जाएंगे, सब चीज महंगी हो जाएगी। इसी वजह से क्या होगा, डिमांड में कमी आएगी। तो फोरकास्ट के हिसाब से डिमांड में 2023 में कमी आने वाली है। इस चीज को सभी कंपनीज मद्देनजर रखने वाली हैं, उसी हिसाब से वो प्रोडक्शन भी करेंगी। देन नेचुरल डिजास्टर, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, कहीं पे कुछ भी ऐसा हो जाए, जैसे कि आपका रेन ना हो, ड्रॉट हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो उसमें क्या आपके बहुत सारे इलाकों में फसल पैदा नहीं होगी, लोगों को प्रॉब्लम होगी, अनाज महंगा हो जाएगा, और डिमांड कई इलाकों में आपकी बढ़ भी सकती, कुछ चीजों की बढ़ेगी, कुछ चीजों की घटेगी। देन पॉपुलेशन, जैसे कि कश्मीर में कुछ साल पहले बाढ़ आई थी, मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था। तो कश्मीर में नॉर्मली लोग कश्तियां नहीं चलाते, लेकिन उस समय गलियों में ही पानी भर गया, तो अचानक से कश्तियों की डिमांड आई, अचानक से बहुत सारे कंबलों की डिमांड आ गई, सर्दी का मौसम था, पानी बरस रहा है, बाढ़ आ गई है, तो लोगों को ठंड लग रही है, कहीं कहीं छुप रहे हैं, तो लोग कंबल, खाना पीना एकदम ही वहां से उछाल आ गया डिमांड का वहां पे। अब पेंडेमिक के टाइम में भी आपने नोटिस किया होगा कि नॉर्मली लोगों के घरों में राशन था, लेकिन उन्हें लगा कि पता नहीं ये लॉकडाउन कब खुलेगा, इसलिए उन्होंने बाजार में जाके पैनिक शॉपिंग की, इंपल्सिव शॉपिंग की। जैसे अगर आलू उन्हें 2 किलो चाहिए, वो लोग एक एक बोरी आलू लेके, मतलब से सैक होते हैं, पूरा कट्टा आलू लेकर अपने घर में स्टोर कर लिया। प्याज आपकी 20-20, 40-40 किलो लोगों ने रख लिया, और उन्होंने तो और भी बहुत सारे रख लिया, राशन बहुत सारे इकट्ठा कर लिया, हर चीज लोगों ने बल्क परचेज कर लिया। ये पैनिक परचेजिंग भी होती है कई बार, आपकी कोई नेचुरल डिजास्टर हो या नेचुरल आपका कोई भी वायरस फैल जाए, कुछ भी हो जाए। देन पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज इंडिया जैसे देश में सबसे बड़ा फैक्टर आपकी डिमांड के इंक्रीज होने का, डिमांड को इफेक्ट करने का। तो डिमांड फोरकास्टिंग इसको भी ध्यान रखती है कि कंसिस्टेंटली अगले साल डिमांड हर चीज की बढ़ेगी ही, अगर चीज क्वालिटेटिव है, बिक रही है, ठीक है। देन डिजिटाइजेशन, एडवर्टीजमेंट, वेस्टर्नाइजेशन, ये सारे भी बहुत सारे फैक्टर। डिजिटाइजेशन, आप सबके पास फोन है, बच्चे बच्चे के पास फोन है, सबको पता क्या खरीदना चाहिए। अब ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज्यादा आपकी प्रचलित हो रही है। कैसे, अब ऑनलाइन शॉपिंग में क्या आप कहीं से कुछ भी चीज मंगा सकते हैं जो रीजनल मार्केट में नहीं है, आपके पड़ोस की दुकान में नहीं है, बाजार में नहीं है, वो आप मुंबई से मंगा सकते हैं, दिल्ली से मंगा सकते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है, आपका नायका है, आपका फ्लिपकार्ट है, वहां से आप मंगा सकते हैं। इसलिए आपकी डिमांड अचानक से डिजिटाइजेशन की वजह से बढ़ गई है, तो कंपनी इसको भी स्टडी करती है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर आपकी डिमांड को बढ़ाने का। आप कोई भी वस्तु अगर आपने प्रोड्यूस किया, उसका एडवर्टीजमेंट आपने दे दिया, तो जो चीज एडवर्टीजमेंट में चली जाती है, तो लोग सोचते हैं ये बहुत क्वालिटेटिव है, इसको परचेज कर लो, राइट। जैसे दिवाली में आयरन पटाखों का बहुत ज्यादा ऐड आता था, उस समय आयरन पटाखों की अचानक से डिमांड बढ़ गई। कॉक ब्रांड पटाखे, उनकी भी एडवर्टीजमेंट काफी अच्छी होती है, तो वो भी बिकते हैं। देन वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन यानी आपका पश्चिमीकरण चीजों का। पश्चिमीकरण में वैलेंटाइंस डे है, रोज डे, हग डे, टेडी बियर डे, पता नहीं, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, बट स्टिल बहुत सारे ऐसे डेज, फ्रेंडशिप डे वगैरह मनाए जाने लगे हैं, जिनकी वजह से नई नई चीजें मार्केट में आ रही है, उसकी वजह से भी अचानक से वैलेंटाइंस डे पे रोजेस की डिमांड बढ़ती है, ग्रीटिंग कार्ड्स की डिमांड बढ़ जाती है, रेस्टोरेंट में खाने की डिमांड बढ़ जाती है, मूवी हॉल्स में लोग मूवी देखने जाते हैं, तो अचानक से बहुत सारी चीजों में अचानक से ही उछाल आ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स आपके डिमांड को इफेक्ट करते हैं इंडिया में, और अब्रॉड भी इफेक्ट करते हैं बहुत सारे, जैसे बैंक रेपो रेट्स हर देश में इफेक्ट करेंगे, सारे लगभग हर देश में इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन इंडिया में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। देन टाइप्स ऑफ फोरकास्ट, फोरकास्ट किस किस तरह की होती हैं? शॉर्ट टर्म, 3 महीने से 1 साल तक, ठीक है। जैसे कि 3 महीने के अंदर हमारी डिमांड कितनी होगी, जैसे मैरिज सीजन है, 2-3 महीने चलेगा, तो इन 3 महीनों में, और मैरिज सीजन जैसे इंडिया में चल रहा है, तो 3 महीनों में आपका कितना ज्यादा डिमांड होने वाली है, या गर्मी के महीनों में जब चलेगा तो कितनी डिमांड होगी, ये 1 साल के अंदर पूरे देश में कितनी डिमांड होगी किसी भी जगह पर। देन लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म 1 से 5 साल। देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या अंतर होता है, बेसिक में बता दूं आपको। शॉर्ट टर्म में लोग प्रोडक्शन को एडजस्ट करते हैं कि कितनी डिमांड बढ़ेगी, तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं कि आपको नई फैक्ट्री लगानी है, या आपको नया प्रोडक्शन हाउस शुरू करना है, या अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना है। यानी कि डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि आप एक फर्म में उसको एक फैक्ट्री में नहीं बना पा रहे इतना माल, तो आप नई फैक्ट्री लगाने की भी सोच सकते हैं। तो प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में लॉन्ग टर्म आपकी फोरकास्ट काम आती है कि आने वाले समय में कितनी डिमांड किसी वस्तु की हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, लोगों का रहन सहन चेंज हो जाएगा, जैसे डिजिटाइजेशन है, आने वाले समय में लोग किस तरह की स्क्रीन्स पसंद करेंगे,
होम थिएटर्स लेंगे या किस तरह से फोन्स किस तरह के यूज करेंगे, ये आने वाले समय में टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, ये सब चीजें आपकी ध्यान में रखने वाली है। जैसे पेरिस कन्वेंशन की वजह से जितनी भी डीजल कार्स हैं वो बंद होती चली जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिक कार्स का बहुत ज्यादा चलन आने वाला है। तो धीरे धीरे करके कंपनीज क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक कार्स अपनी लॉन्च करती चली जाएंगी। तो ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है, नया प्लांट लगाना, नया प्रोडक्शन हाउस खोलना, इस तरह से। देन जनरल एंड स्पेसिफिक, जनरल यानी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कह दिया कि हाँ, अगर मैं ये कहूं कि बैंक रेट के रेपो रेट के आधार पर इंडिया में आरबीआई ने अपना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है इंडिया का, इंडिया में आरबीआई ने अपना रेपो रेट्स बढ़ा दिए हैं। अब रेपो रेट्स बढ़ने की वजह से पूरे इंडिया में लोन्स महंगे हो जाएंगे, पर्सनल लोन्स महंगे, स्टूडेंट लोन महंगे, हाउस लोन, कार लोन, हर लोन महंगा होने वाला है। कि कमर्शियल बैंक जब महंगे दामों पे कर्ज लेंगी तो आपको भी कर्ज जो देने वाली है, लोन देने वाली है, वो महंगे दामों पर ही देने वाली है। तो होगा क्या, इसकी वजह से पूरे इंडिया में 2023 में कम से कम डिमांड नीचे की ओर रुझान रखेगी, घटेगी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। ये है जनरल फोरकास्ट आपकी कि इंडिया में डिमांड नीचे की तरफ जा सकती है 2023 में, मतलब डैम्प आपका मूड रहेगा मार्केट का। देन आपका स्पेसिफिक यानी किसी एक वस्तु को लेकर, जैसे मैंने मारुति सुजुकी के ऑल्टो का एग्जांपल दिया आपका। अब हम ये कहेंगे 2023 में 1 लाख कार्स की डिमांड होगी, तो ये स्पेसिफिक हुआ, मतलब एक वस्तु को लेकर, या मैगी की कितनी डिमांड होगी, किसान सॉस की कितनी डिमांड होगी, या क्रेटा कार्स की डिमांड होगी, मर्सिडीज की कितनी डिमांड होगी, इस तरह से करके एक किसी वस्तु को लेकर स्पेसिफिक होता है, या किसी एक इंडस्ट्री को लेकर स्पेसिफिक हो सकता है। मैक्रो, अब मैक्रो जो जैसे कि जनरल लेवल पर जो होती है वो मैक्रो आपकी होती है। मैक्रो यानी वृहद, पूरी अर्थव्यवस्था को एक साथ लेके, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा। मैक्रो यानी एग्रीगेट्स की पढ़ाई करना, पूरी इंडिया की इकोनॉमी को अगर लेकर हम पढ़े तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी, पूरी अर्थव्यवस्था की पढ़ाई। और माइक्रो यानी फर्म स्पेसिफिक, किसी एक इंडस्ट्री या किसी एक फैक्ट्री की स्टडी को, जैसे हमने बजाज एलियंस की स्टडी कर ली, हमने रिलायंस जियो की स्टडी की, तो रिलायंस जियो की स्टडी क्या है आपकी, माइक्रो स्टडी है। माइक्रो यानी छोटे लेवल की स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। और मैक्रो लेवल की स्टडी क्या होगी, पूरी इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री की स्टडी करेंगे तो वो क्या होगी आपकी, मैक्रो लेवल की स्टडी होगी। मैक्रो यानी एग्रीगेट्स, ए फॉर एग्रीगेट्स। देन इंडस्ट्रियल लेवल की डिमांड को भी जब डिस्कस करते हैं तो वो आपकी माइक्रो लेवल की स्टडी होती है, इसको भी हम अलग से ले सकते हैं। तो कौन सी टाइप की फोरकास्ट हो सकती है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जनरल एंड स्पेसिफिक, मैक्रो और इंडस्ट्रियल लेवल। अब आईआईपी, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है। अब इसमें अगर आईआईपी आपका इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू 148.3% है, मार्च 2022 में इसकी वैल्यू 148.3% थी। इसका क्या मीनिंग है, देखिए बेस ईयर यहाँ पे क्या लिया गया था, 2011-12 बेस ईयर, यानी हम उस साल को एक रेफरेंस के तौर पे मानते हैं कि भाई 2011-12 में हमारे रेट्स कितने थे। सपोज चीनी के दाम उस समय 25 रुपए केजी थे, अब चीनी के दाम इतने थे, तो आज के रेट के हिसाब से आज 2022 में अगर रेट 35 रुपए केजी है तो कितने दाम बढ़ गए, 10 रुपए प्रति किलो बढ़ गए। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यही पता लगाता है कि आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना ज्यादा हुआ है। अब देखिए ये 148 है और बेस ईयर के इंडेक्स को हम लेते हैं 100, कितना लेते हैं 100। तो अब कितना था मार्च 2022 में 148.3 था, तो 148.3 माइनस 100 तो कितना निकला 48.3%। यानी 2011-12 के मुकाबले इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 48.3% बढ़ा है, यानी लगभग 50% इंक्रीज हो गया है इंडिया का प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 2011-12 के मुकाबले 2022 में। राइट, आया समझ में? ठीक है, अब चलते हैं हम स्कोप की तरफ। आपका डिमांड फोरकास्टिंग का स्कोप क्या है, देखिए लोकल, ठीक है, लोकल है, फिर रीजनल, फिर नेशनल, और उसके बाद आता आपका इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल। राइट, अब देखिए लोकल, इंडिया में आगरा तो आप गए होंगे, आगरा में पंछी पेठा बहुत ही मशहूर है। ठीक है, तो पंछी पेठा या ब्रिजवासी पेड़ा, मथुरा के पेड़े इंडिया में, और आगरा जब जाएंगे तो वहां के आपको पेठे की मिठाई होती है, स्वीट होती है, वो पेठे से बने, कद्दू जैसा होता है पेठा। ठीक है, तो
पेठा एंड ब्रिजवासी मथुरा, जहां कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है, वहां पे पेड़ा बहुत मशहूर है। तो लेकिन दो ये ब्रांड्स हैं, ब्रिजवासी पेड़ा और मथुरा का पंची पेठा, ये बहुत मशहूर है। तो रीजनल लेवल पे है, यानी वहां लोकल लेवल पर है। मथुरा और आगरा में ही ये फेमस है, बाकी इनका ज्यादा चलन हिंदुस्तान में नहीं है, इंडिया में ऑल ओवर इंडिया नहीं बिकते। देन रीजनल, ठीक है, रीजनल में आपका गुड़ खंडसरी। नॉर्थ इंडिया में गुड़ बहुत फेमस है। सर्दी के मौसम में गुड़ की चिक्की हो गई, जो मूंगफली और गुड़ को मिला के बनाई जाती है, तिल सकड़ी हो गई, आपकी और बहुत सारी मिठाइयां गुड़ को लेकर बनाई जाती है, फिर खंडसरी खांड कहते हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ या दिल्ली, बुलंदशहर या हरियाणा तक में खांड और गुड़ आपके बहुत फेमस। तो रीजनल प्रोडक्ट्स हैं, इनकी डिमांड आप देखते हैं। द नेशनल लेवल पर इंडियन अटायर, हमारे नेशनल लेवल पर सिल्क की साड़ीज हैं, गुजरात के लहंगे हैं, वो हर जगह बिकते हैं आपके, या बनारसी साड़ियां हैं, वो आपकी नेशनल लेवल पर इनकी डिमांड्स होती हैं, ठीक है। देन आपकी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी इंडिया की भी कंपनीज है, लेकिन हमने यहाँ मैकडी का एग्जांपल लिया है। मैकडोनल्ड्स या बर्गर्स या और भी डेलिकेसीज है, वो सारी इंटरनेशनल लेवल पर जाती है। अब इंटरनेशनल क्यों? इसके आउटलेट्स इंडिया में भी है, अब्रॉड भी, हर नेशन में, आपको हर देश में लगभग ये मिल जाएंगे। तो इसको जो डिमांड फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, जो टूल्स यूज करने पड़ते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल पर यूज करने पड़ते हैं। किस देश में मैकडी की कितनी डिमांड है, राइट। तो डिमांड फोरकास्टिंग का जो स्कोप है, रीजनल से लेकर इंटरनेशनल तक है, हर लेवल पर हर कंपनी। देखिए, अगर आप गली मोहल्ले की दुकान को ऑपरेट करते हैं या वहां पे कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आप कोई बर्गर की शॉप है आपकी, या ब्रेड बेकरी है आपकी, तो आप हो सकता है एक कॉलोनी की डिमांड को कैटर करते हैं, उसकी डिमांड को देखते हैं, उसकी पूरी करते हैं, सप्लाई वहां करते हैं। लेकिन अगर आप नेशनल लेवल पर अगर आप एक्टिव हैं, तो आप इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स को देखेंगे कि सारे स्टेट्स में कितनी डिमांड है। अब आते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। डिमांड फोरकास्टिंग के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है शॉर्ट टर्म में? प्रोडक्शन पॉलिसी। देखिए, किसी भी मार्केट में डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई चाहिए, और उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ता है। कंपनीज को, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैनेजर्स को देखना पड़ता है कितना प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो प्रोडक्शन पॉलिसी बनाने का काम आता है कि हमें कहां से माल खरीदना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना माल हमें बाजार में पहुंचाना है ताकि वो बिक सके और हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। तो वो प्रोडक्शन पॉलिसी डिसाइड करते हैं। देन एंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ लेबर। भाई अगर प्रोडक्शन करना है तो आपको आदमी चाहिए, आपको लेबर चाहिए, आपको वर्कर्स चाहिए। तो वर्कर्स का रेगुलर फ्लो हो सके, ताकि ऐसा ना हो आपको प्रोडक्शन करना और आपके प्रोडक्शन हाउस में लोग ही नहीं बचे, तो उस समय क्या होगा, आपको दिक्कत होने वाली है, आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो रेगुलर फ्लो बनाने के लिए आप एडवांस में ही अगर जान लें कि आने वाले समय में आपकी प्रोड्यूस की डिमांड कितनी है मार्केट में, तो आप लेबर पहले से ही अरेंज कर लेंगे, वर्कर्स को पहले से अपने काम पे लगा लेंगे, ताकि आपको कमी महसूस ना हो और आपका प्रोडक्शन कैरी ऑन हो सके। देन अरेंजमेंट ऑफ फंड्स पे प्रोडक्शन करना है, लेबर भी रखना है, पेमेंट नहीं देना है क्या उनको, तो उसके लिए आपको बहुत सारे फंड्स की जरूरत होती है, यानी पैसा चाहिए भाई, रोकड़ा चाहिए। तो रोकड़ा इकट्ठा करने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ सकता है, कहीं आपके रिश्तेदार से उधार लेना पड़ सकता है। तो सब फंड्स इकट्ठे करने हैं, तो अरेंजमेंट ऑफ फंड्स भी आपका बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ, शॉर्ट टर्म में क्या क्या है, प्रोडक्शन, फ्लो ऑफ लेबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। ये तीन आपके मेन मोटिव होते हैं किसी प्रोडक्शन हाउस के या कंपनी के। देन लॉन्ग टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म में आता है आपका फंड्स और फॉर स्केलिंग अप। स्केलिंग अप क्या होता है, यानी आप अपने प्रोडक्शन हाउस को बड़ा बना रहे हैं। पहले सपोज आप 10,000 ब्रेड के पैकेट डेली बनाते थे एक रीजन के लिए, एक शहर के लिए। अब आपको लग रहा है कि आपकी ब्रेड की डिमांड उस शहर में बहुत बढ़ती जा रही है और आपका माल कम पड़ रहा है मार्केट में, तो आप क्या करेंगे, अपने प्लांट को थोड़ा बड़ा कर देंगे। भाई अब 10,000 नहीं, हम 15,000 या 20,000 पैकेट डेली अपनी ब्रेड के बनाएंगे, या बटर के बनाएंगे, कुछ भी, डेयरी प्लांट है, पनीर बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे दुनिया का। देखिए, बिजनेस जो है बेसिकली हर प्रोडक्शन के लिए लगभग सेम होता है, यानी कि हर जगह कच्चा माल लगेगा, आपका जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, हर जगह आपको लेबर लगेगा, मशीन लगेगा, लेबर मशीन के लिए आपको पैसा लगेगा, और जहां आप प्रोडक्शन करेंगे वो जगह लगेगी, यानी रेंट बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली। तो बेसिकली प्रोडक्शन लगभग हर कंपनी एक जैसे हिसाब से ही करती है। अब फंड्स चाहिए स्केलिंग अप के लिए, आपको प्रोडक्शन हाउस बड़ा बनाना है, तो भाई फंड्स तो चाहिए, आपको पैसा चाहिए, पैसे के बिना कुछ नहीं आता दुनिया में। देन अवेलिंग अपॉर्चुनिटीज, जितनी ज्यादा आपके पास में अपॉर्चुनिटीज होंगी, ठीक है, मौके होंगे, ठीक है, उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए या उनका फायदा उठाने के लिए
उनसे मुनाफा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके लिए डिमांड फोरकास्टिंग आपको करनी पड़ती है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में अगर आपको प्रोडक्शन हाउस चलाना है, तरक्की करनी है, तो आपको डिमांड फोरकास्टिंग का हमेशा सहारा लेना पड़ेगा। प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज आपके पास आए हैं, सबसे बड़े रिसोर्सेज आपके पास बिजनेस में क्या होते हैं? पहला रिसोर्स आपका होता है पैसा, कि आप अपने पैसे को कहां कहां लगाएं ताकि वेस्ट ना हो। आपने सपोज ब्रेड बनानी है और आपने अगर मैदा खरीदने के लिए तो पैसे नहीं बचे, आपने मशीन तो बहुत सारी खरीद ली, लेकिन आपको ना तो लेबर के लिए पैसे बचे, ना ही मैदा या कच्चा माल और खरीदने के पैसे बचे, तो आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है। आपको इस तरह से प्लान करना होता है कि हर जगह आपको सही तरीके से आप अपने पैसे को लगाएं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं। मतलब आपकी मशीन भी आ जाए, आपका कच्चा माल भी आ जाए, आपको लेबर भी मिल जाए, आपकी बिल्डिंग का रेंट भी चला जाए, आपके फोन का बिल भी चला जाए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चली जाए और रोजमर्रा के टेलीफोन बिल्स वगैरह भी चले जाए, तो आप एक अच्छे मैनेजर हैं। वरना क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। आपने अपने फंड्स कहीं एक जगह लगा दिए तो बाकी चीजों के लिए पैसा नहीं बचेगा और आपको फिर उधार लेना पड़ेगा, आप कर्जे में डूब जाएंगे, बिजनेस आपका डूब जाएगा। ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग से फोरकास्टिंग डिमांड की करनी पड़ती है। कितना माल कहां से लेना है, कितना माल बनाना है, कहां कहां बेचना है, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। देन प्रॉपर एलोकेशन रिसोर्सेज हो गया हमारा, मतलब हम अपनी चीजों को सही तरीके से सही ढंग से लगाएं हर जगह पे। देन डिसाइडिंग द प्राइसिंग स्ट्रेटजी। देखिए, आपने डिमांड फोरकास्टिंग कर ली, सब कर लिया, उसको डिमांड फोरकास्टिंग के बाद में आपको पता चलेगा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर आपकी वस्तु की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैसी होती है और लोग मरे जा रहे हैं आपकी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जैसे मैगी का आपने देखा है पिछले 4-5 साल के अंदर उसका दाम थोड़ा बहुत बढ़ा, दाम ज्यादा नहीं बढ़े, उसके प्राइस ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन उसकी क्वांटिटी देख रहे हो, जो 5 रुपए का पैकेट था शायद अब गायब हो गया, पता नहीं, मुझे याद समझ में नहीं आया, मैगी खाती नहीं हो। थोड़े दिन पहले तो वो इतना सा आने लगा था, जैसे आपकी कैडबरी की चॉकलेट आती थी पहले छोटी सी, इतना आने लगा वो 5 रुपए का, अब पता नहीं गायब ही हो गया है मार्केट से, या होगा तो बिल्कुल इतना सा होगा। और जो पैकेट 10 रुपए का था वो काफी बड़ा आता था बहुत पहले, अब वो बहुत छोटा 5 रुपए जैसा पैकेट 10 रुपए का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब 12 का है, सॉरी 12 रुपीज का है। अब देखिए, उसने दाम तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाए, लेकिन उसने क्वांटिटी बहुत कम कर दी। इसका मतलब क्या है, देखा जाए तो इनडायरेक्टली दाम ही बढ़ा दिए उसने, इतनी सी चीज के, इतने से पैकेट के 12 रुपए कर दिया है, जो 5 रुपए का कभी मिलता था, यानी कि हर पैकेट पे 7 रुपए बढ़ गए हैं। ये इन्फ्लेशन की भी वजह से, ऐसा नहीं है, लेकिन मैगी अपने दाम इसलिए बढ़ा पाती है क्योंकि पूरे इंडिया में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। हर गली कूचे मोहल्ले में, पहाड़ में, आपके कहीं भी किसी मैगी पॉइंट आपको कहीं भी मिल जाएगा। पहाड़ों में जाओ मैगी पॉइंट है, कॉफी की शॉप पे जाओ मैगी मिल जाएगी, कैंटीन में जाओ मैगी मिल जाएगी। इसका मतलब क्या, उसकी इतनी भयंकर डिमांड है इंडिया में कि वो अपने प्राइस बढ़ा सकती है। लेकिन कोई ऐसी कंपनी टॉप रेमन, मैं तो उसको नॉर्मली दिखता भी नहीं है मुझे इंडिया में, या और बहुत सारे नूडल्स आए हैं, लेकिन वो इतने मुझे तो याद भी नहीं आ रहे कौन से नूडल्स इंडिया में ज्यादा चलते हैं, तो और सारे नूडल्स इतने नहीं चले, उनकी प्राइसिंग भी शायद ज्यादा नहीं कर सकते वो लोग। इस तरह और बहुत सारी वस्तुएं हैं, जब आपकी चीजें ना बिक रही हो, डिमांड फोरकास्टिंग आपने की और आपकी चीज को लोग पसंद ना कर रहे हो, या आपकी चीज की ज्यादा डिमांड नहीं है, आपकी प्रोडक्ट बहुत रीजनल है, तो आप अपने प्राइसिंग नहीं बढ़ा सकते। तो प्राइसिंग स्ट्रेटजी को डिसाइड करने में भी डिमांड फोरकास्टिंग आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, इस टॉपिक को हमने कोशिश की है अपने टाइम फ्रेम में ठीक ठाक समझाने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स रह जाते हैं। कई बार वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो मुझसे शिकायत आती है कि मैडम जल्दी मत समझाओ, तो मैं जल्दी इसलिए बोलना चाहती हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स दे सकूं, आपको ज्यादा थोड़ा समझ में आए, आपको ये भी ना लगे भाई मैडम तो हमारा 1 घंटा खा गई। ठीक है, तो कोशिश करिए इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छी तरह एवेलुएट करने की, समझने की, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके बहुत जरूरी है समझने। और समझ में आ गए और आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, हिंदी भी ठीक ठाक है, तो आप अपनी जबान में भी अपनी लैंग्वेज में से लिख सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मार्क्स स्कोर करना ही नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, एजुकेशन का रियल मीनिंग होता है क्वालिटेटिव लर्निंग। अगर आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आया तो मार्क्स लेकर भी आप क्या ही कर लेंगे। ठीक है, आगे जाके जॉब करेंगे, कहीं अपना बिजनेस संभालेंगे, कहीं या प्रोफेसर बनेंगे, टीचिंग करेंगे, तभी वो आपके नॉलेज जब ही काम आएगा तब आपने उसे आत्मसात किया हो, अच्छी तरह से पढ़ा हो, ग्रास्प किया हो। तो ग्रास्प करने में टॉपिक आपकी बहुत हेल्प करेंगे हम लोग। ठीक है, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम इसे सही और बना सके। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू।